This conference will now be recorded. मेरी लायबिलिटी ही रिकॉर्ड करवा दी। हसन वली मैंने तो लायबिलिटी पहले से रिकॉर्ड कर ली हुई है। ठीक है, चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा सवाल था ये, पास द जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मिस्टर जी दार स्टार्ट हिज बिजनेस विद कैश ₹500,000। जी दार ने बिजनेस अपना शुरू किया 5 लाख से। फॉर्मेट बनाओ जरा, आप अपना फॉर्मेट बनाओ। जी जनाब, नाम आएगा जीदार, जर्नल। आपने अपने फॉर्मेट को भी अब देखना करना है। यहां पर क्योंकि ट्रांजैक्शन का नंबर आएगा, क्योंकि डेट तो है ही नहीं, तो फिर हम ट्रांजैक्शन का नंबर लिखेंगे और पर्टिकुलर लिखेंगे। यहां पर आप कोई और नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लो जनाब, ये तो हमारा है फॉर्मेट। अब आज जो नई चीजें इसी क्वेश्चन के अंदर हमने सीखनी है ना, इसी क्वेश्चन के अंदर वो 5 से 6 चीजें होंगी। मतलब आज के दिन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। आज के दिन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, तो हम तकरीबन 5-6 चीजें आज नई सीखेंगे जो पहले से किया हुआ है। चलें जी, पहली ट्रांजैक्शन है, ये तो सारी ट्रांजैक्शन पुरानी है, एक नई चीज इसके अंदर है बस। मिस्टर जीदार स्टार्ट हिज बिजनेस विद कैश 500,000। कैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा कैपिटल का जिक्र हो रहा है। कैश का जिक्र हो रहा है और दूसरा कैपिटल का जिक्र हो रहा है। तो मेरे भाई एंट्री पास हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 5 लाख से। आपने अपने मार्क्स को देने हैं आज, हर ट्रांजैक्शन 1 नंबर की है। ठीक हो गया जनाब। अब पहली बात जो आज मैं सिखाने लगा हूं वो होता है जर्नल एंट्री विद नरेशन। जर्नल एंट्री विद नरेशन, जर्नल एंट्री विद नरेशन। मतलब नरेशन का मतलब क्या है कि आपने ये भी बताना है कि आपने जर्नल एंट्री किस चीज की पास की है। वो कहां पे लिखते हैं? जर्नल एंट्री के बिल्कुल नीचे। तो आप लिखोगे बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बस इतना ही लिखना काफी है। बिजनेस स्टार्ट विद कैश, ये नरेशन है। नरेशन में क्या लिखते हैं? जो ट्रांजैक्शन आपने पास की है, और अगर आपको ना समझ लग जाए तो जो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है वही लिख देते हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया, बस अमाउंट नहीं लिखते नरेशन के अंदर। नरेशन के अंदर अमाउंट नहीं लिखते, ये बताते हैं कि आपने जर्नल एंट्री किसकी पास किया है। तो हमने लिखा कि हमने एंट्री पास की है बिजनेस स्टार्ट होने की, जो कैश की सूरत में होता है। ओके होगी बात। दूसरी ट्रांजैक्शन, आज की पहली बात नरेशन लिखना मैं सिखा रहा हूं, पेपर में लिखनी है या नहीं लिखनी ये हम एंड पे सीखेंगे। अभी सिर्फ लिखने का तरीका सीख रहे हैं और सिर्फ मैं आपको एक ही क्वेश्चन में लिखने का तरीका सिखाऊंगा, बाकी हो जाएगा, बाकी आराम से हो जाएगा, ये इतनी आसान चीजें हैं। दूसरी ट्रांजैक्शन है गुड्स परचेज फॉर ₹150,000। जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट, बाकी कोई चीज खरीदें उस चीज का नाम लिखते हैं। गुड्स के अलावा बाकी कोई भी चीज खरीदें तो उसका नाम लिखा जाता है, बट अगर गुड्स खरीदी जाए तो परचेज अकाउंट लिखा जाता है। 150,000 आई थिंक। तो इसकी नरेशन में भला क्या लिखोगे? गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, गुड्स परचेज्ड विद कैश या ऑन कैश, कुछ भी लिख सकते हो, बस मतलब वही होना चाहिए। गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, ये एंट्री भी पास होगी हमारी विद नरेशन। अगर वो क्वेश्चन के अंदर कह दे कि नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर वो क्वेश्चन के अंदर कह दे नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर तो नरेशन लिखते ही नहीं है। जब वो खुद से कह दे नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके होगी बात। चले जनाब आगे चलते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने सिर्फ वेरीफाई करना है। जिसने नहीं किया हुआ फिर ऑब्वियसली उसने साथ साथ क्वेश्चन करने भी हैं। ही पेड सैलरी 20,000, सैलरी का जिक्र हो रहा है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरी का जिक्र हो रहा है और सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो एंट्री पास होगी सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट। अकाउंट लिखो या ना लिखो इतना कोई मसला नहीं होता, अकाउंट साथ लिखना या ना लिखना कोई बड़ी डील नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? पेड सैलरी इन कैश, पेड सैलरी इन कैश, पेड सैलरी इन कैश, ओके होगी बात। चौथी ट्रांजैक्शन, जी जनाब, ही परचेज फर्नीचर विद कैश ₹40,000। जी जनाब, ही परचेज फर्नीचर, अब फर्नीचर का जिक्र हो रहा है विद कैश ₹40,000। तो फर्नीचर का जिक्र हो रहा है, फर्नीचर हमारा एसेट है। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं है, जितनी दफा आपने लिस्ट याद कर ली है। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन है हमारी, ही परचेज स्टेशनरी विद कैश ₹5,000। उसने स्टेशनरी खरीदी 5,000 की, तो हम क्या करेंगे? 5,000 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। दोनों में से कोई एक चीज का भी पता चल जाए ना कि डेबिट हो रही है या क्रेडिट हो रही है, दूसरी चीज ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा 500 की स्टेशनरी खरीदी है या 5,000 की खरीदी है। 5,000 की बड़ी स्टेशनरी खरीद ली है, इसे महंगाई इतनी ज्यादा है, 5,000 में क्या आना है। और अगर इसकी नरेशन लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? स्टेशनरी परचेज ऑन कैश, ऊपर वाले की स्टेशनरी मैंने नहीं लिखी तो आप गुड्स सोल्ड ऑन कैश लिख दो, स्टेशनरी परचेज्ड ऑन कैश। और अगर उधार पे खरीदेंगे तो हम उधार का लिख देंगे, ऑन क्रेडिट लिख देंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 7, he sold goods, sorry, he purchased goods for ₹200,000 on credit। लो जना, क्रेडिट का जिक्र हो गया कि आपने चीजें तो खरीदी हैं। जब भी चीजें खरीदेंगे परचेज अकाउंट डेबिट होगा, जब भी चीजें खरीदोगे परचेज अकाउंट में डेबिट होना है। अब कैश क्रेडिट नहीं हो रहा क्योंकि चीजें तो उधार पे खरीदी। अब आपका कैश यहां पर क्रेडिट नहीं हो रहा,
तो क्रेडिट फिर क्या हो रहा है, आपकी लायबिलिटी मतलब परचेज अकाउंट आपने डेबिट कर दिया और क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल को आप क्रेडिट करोगे कितनी अमाउंट से, 2 लाख से। या क्रेडिटर भी यहां पर आप लिख सकते हो। नरेशन में क्या लिखोगे, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब कैश पे लेते थे तो कैश लिखते थे, अब उधार पे लिया है तो क्या लिखेंगे नरेशन में, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। डन होगी बात। अगली ट्रांजैक्शन पे आएगा, आठवीं ट्रांजैक्शन हमारी है ही ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो जब भी कोई चीज ड्रॉ करते हैं ड्रॉइंग इज डेबिट, जब भी कोई चीज ड्रॉ करते हैं ड्रॉइंग इज डेबिट, और जो चीज ड्रॉ करते हैं वो क्रेडिट। जब भी कोई चीज ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स डेबिट, और जो चीज ड्रॉ करते हैं वो चीज क्रेडिट। अब आपने ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट किया और कैश निकाला तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया। कितनी अमाउंट है, 10,000। तो यहां पर 10,000 और यहां पर भी 10,000। नरेशन में क्या लिखेंगे, कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, या कैश ड्रॉइंग भी लिख सकते हैं, कैश ड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ओके होगी बात। ट्रांजैक्शन नंबर 9, 9वीं ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन ट्रांजैक्शन नंबर 9। जी मेरे भाई, ही सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 3,20,000। सेल किया है तो सेल क्रेडिट, लेकिन अब कैश नहीं आ रहा क्योंकि चीज उधार पे है। अब हमारे पास कैश नहीं आ रहा क्योंकि गुड्स हमने उधार पे बेची हैं, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, हम एंट्री पास करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि ये भी हमारा एसेट ही होता है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट 3,20,000 से 3,20,000 से। और अगर आपने इसकी नरेशन लिखनी है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या सेल ऑन क्रेडिट, सिंपल, सेल ऑन क्रेडिट या गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 10वीं ट्रांजैक्शन में ही पेड एन इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000। उसने इंश्योरेंस पे की 12,000 की, इंश्योरेंस की किस्त पे की। इंश्योरेंस प्रीमियम से क्या मुराद है, इंश्योरेंस की किस्त पे की। तो इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस होता है। हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि इंश्योरेंस हमें मिलती भी तो है, उसके लिए आपको या तो अपना कुछ बाजू बूजू तोड़वाना पड़ेगा, या गाड़ी कहीं ठोकनी पड़ेगी, या मरना पड़ेगा, तब आपको इंश्योरेंस मिलेगी। वैसे हम इंश्योरेंस की प्रीमियम पे करते होते हैं। तो जब तक कोई नुकसान नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस वापस नहीं मिलेगी। तो ये वो इनकम है जिसके लिए पहले किसी नुकसान का होना जरूरी है। तो फिलहाल तो हमने 12,000 इंश्योरेंस पे की है, तो एंट्री पास कर देंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 12,000, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी नरेशन आ जाए, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। डन होगी बात, ओके होगी बात। चलें जी,
आगे चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 11। ट्रांजैक्शन नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट और आज की नई ट्रांजैक्शन। ये सिवाय उसके कि जिसने पहले पढ़ा होगा उसका ही ठीक हुआ होगा, बाकी किसी का ठीक नहीं हुआ होगा। तो मेरे भाई, ही ड्रा गुड्स फॉर पर्सनल यूज है। तो ये ड्राइंग्स, कैश ड्रा करो तो कैश डेबिट, और गुड्स ड्रा करोगे तो ड्राइंग्स ने तो डेबिट ही होना है। ड्राइंग्स ने तो डेबिट ही होना है। क्रेडिट हम क्या करें, किसको क्रेडिट करें? परचेजेस अकाउंट को। क्रेडिट किसको करेंगे? अब लोग कहेंगे कि सर गुड्स को क्रेडिट करना चाहिए था। तो जब हमने गुड्स खरीदी थी तो तब क्या गुड्स को डेबिट किया था? और जब हमने गुड्स खरीदी थी तब ड्राइंग्स को ही डेबिट किया था, सॉरी परचेजेस को ही डेबिट किया था। और अब गुड्स जा रही है हमारी, हम सेल नहीं कर रहे, बगैर सेल के जा रही हैं, तो हम परचेजेस ही क्रेडिट करेंगे। हम किसको क्रेडिट करेंगे? परचेजेस को। तो जनाब पहली चीज कि अगर गुड्स खरीदें तो परचेजेस डेबिट, और अगर गुड्स किसी भी फॉर्म में अपने बिजनेस से निकाल दें तो परचेजेस क्रेडिट, सेल के अलावा। जब सेल करते हैं तब सेल क्रेडिट करते हैं, जब सेल करते हैं तब सेल क्रेडिट करते हैं, और सेल के अलावा किसी भी सूरत में गुड्स बिजनेस के स्टॉक से आउट हूं तो परचेजेस क्रेडिट। ये बात लिखो जरा, सेल के अलावा, सेल के अलावा किसी भी फॉर्म में अगर गुड्स ड्रॉ करेंगे, स्टॉक से आउट होंगी, तो परचेजेस ही क्रेडिट होगा, गुड्स क्रेडिट नहीं हुआ करेगा। तो जनाब हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 11, ड्राइंग्स में तो हमेशा डेबिट ही होना है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 8000। ओके होगी बात? हाँ जी, 12वीं ट्रांजैक्शन हमारी है। अब हमने 12वीं ट्रांजैक्शन करनी है। 12वीं ट्रांजैक्शन में ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम डेटर, कैश आ रहा है, कैश डेबिट। कहां से आ रहा है? डेटर्स से आ रहा है, तो डेटर्स क्रेडिट। कैश डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। अब डेटर्स क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? डेटर्स हमारे एसेट की लिस्ट में है, ये हमारे रिसीवेबल्स होते हैं। जब हम पैसे रिसीव कर लेंगे तो तब हम अपने रिसीवेबल कम कर देंगे। जब हम पैसे रिसीव कर लेंगे, जब हम पैसे रिसीव कर लेंगे तो तब हमारे रिसीवेबल पहले से कम हो जाएंगे। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे मेरे भाई? हाँ जी बताएं साथ। हाँ, कि कैश अकाउंट डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। डेटर्स और अकाउंट रिसीवेबल एक ही चीज है, तो अगर एक नाम इस्तेमाल करेंगे तो सारी जगह वही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा कभी नहीं करेंगे कि कभी डेटर लिख दिया, कभी अकाउंट रिसीवेबल लिख दिया, ऐसा काम नहीं करना। जो भी लिखना है सारी ट्रांजैक्शन में फिर वही नाम इस्तेमाल होना है। तो आप लिख सकते हो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर नरेशन के अंदर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। ट्रांजैक्शन नंबर 13, ये तो आपको आती है सारी ट्रांजैक्शन। ही पेड कैश टू क्रेडिटर्स, उसने क्रेडिटर को कैश पे किया, तो कैश तो क्रेडिट हो रहा है साफ साफ। क्रेडिटर को पे किया तो क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। और जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर्स डेबिट, क्योंकि वो लायबिलिटी है, और कैश क्रेडिट। कितने पैसे दिए आपने अपने क्रेडिटर्स को? 1,20,000, 1,20,000। जी जनाब। और नरेशन में क्या लिखोगे? कैश पेड टू क्रेडिटर,
कैश पेड टू अकाउंट पेबल या क्रेडिटर, अकाउंट पेबल या, लो जनाब मंजिल करीब आ गई, सेकंड लास्ट एंट्री। मशीन खरीदी है 3 लाख की कैश के जरिए, तो कैश जा रहा है, मशीन आ रही है, मशीन टू कैश। ऐसी एंट्री तो बोनस एंट्री होती है, मशीन टू कैश। मशीन अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से मेरे भाई? 3 लाख से। कितनी अमाउंट से मेरे भाई? 3 लाख से। तो हम लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट नरेशन, इसको ऑन कैश, सॉरी, मशीन परचेज्ड ऑन कैश। लास्ट एंट्री, ये भी बाकी एंट्री से मुख्तलिफ थी। हाँ जी जनाब, लास्ट एंट्री है ही ओपन अ बैंक अकाउंट इन मिजान बैंक एंड डिपॉजिटेड 50,000। आपने मिजान बैंक में अकाउंट ओपन करवा के, ये बिजनेस का ही है, ऑनर का अपना नहीं है, ये बिजनेस का अकाउंट है। बैंक में 50,000 जमा करवाया तो हमारा बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया। बैंक में पैसे आ गए तो बैंक इंक्रीज हुआ, और कैश, फिजिकल जो कैश आपके पास था, कैश इन हैंड था, वो रिड्यूस हो गया क्योंकि वो तो बैंक में चला गया। तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 50,000 से। और इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? ओपन अ बैंक अकाउंट, बस काफी है इतना ही, ओपन अ बैंक अकाउंट। या आप ये भी कह सकते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक 50, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बस। चलें जनाब, 15 नंबर टोटल हैं, अपने अपने मार्क्स बताओ। 15 मार्क्स टोटल हैं, अपने अपने मार्क्स बताओ सारे। अफनान के 13 हैं, जुबैर के 14, सैयदा के 14, आरटी, ओए आरटी अपना नाम पूरा लिखा करो मेरे भाई। अनस के 13, अब्दुल्ला बेग के 15, ग्रेट। हमजा के 14, हसनैन के 13, 14.5 भी किसी के हैं, माशाल्लाह। अब्दुल्ला जहीर नहीं बोलता आजकल, क्या बात है? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला जहीर किधर हो भाई? शहरयार के 15, उस्मान के 14, मतलब इन लोगों ने किया। एक बंदा कहता है कि ट्रांजैक्शन नंबर 11 रिपीट कर दे, शोर कर देता हूं मेरे भाई। सैयदा बेटा पूछे सवाल, आपने क्या पूछना है? इजाजुल हक 10 नंबर बहुत थोड़े हैं। रमजान के 13 हैं, अदील के 15 के 15 हैं, गुड। मुमना के 13 हैं, दुरिया शाह आपने नहीं बताया। सवैबा, अली अहमद, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर वो मैंने क्वेश्चन पूछना था कि सर ये जो हमारे 12 और 13 है क्वेश्चंस, इसमें हम कह रहे हैं कि जो हमारा सेकंड पर्सन है वो डेटर है, तो सर डेटर तो वो होता है जो रिसीव करता है, तो हम रिसीव कर रहे हैं पैसे, तो हम भी डेटर ही हुए। एक बात सुने, एक बात सुने, आप ट्रांजैक्शन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सर 13 में ये, मैं दोनों बता देता हूँ, दोनों ही बता देता हूँ। जी सर। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी बुक्स हैं, आपने अपनी बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी जगह लिखते हो ना अकाउंट रिसीवेबल, इसका मतलब है कि आपने रिसीव करने हैं। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है ये वो खाता है जहां पर आपने उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन लोगों से आपने पैसे रिसीव करने हैं। अब कौन से वो लोग होते हैं जिनको हम अपनी गुड्स उधार पे बेचते हैं? अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन नंबर देखें कि आपने गुड्स को क्रेडिट पे सेल किया, ट्रांजैक्शन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है कि आपने अपनी चीजें 3,20,000 की उधार पे बेची। एक तो आपने सेल में लिख दिया, दूसरा आपने 3,20,000 लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल में, मतलब ये आपने रिसीव करने हैं। और आप कौन है? बिजनेस, आपने रिसीव करने हैं। अब जबकि उसने पैसे दे दिए आपको 2 लाख,
तो हमारे रिसीवेबल पहले से 3,20,000 ही रहेंगे या पहले से कम हो जाएंगे 2 लाख से? अगर हमने रिसीवेबल के अकाउंट में लिखा हुआ है, खाते में लिखा हुआ है 3,20,000, किसी भी बंदे का नाम के साथ लिखा हुआ है, अब उसने उसमें से 2 लाख दे दिया हमें, तो अब भी हम रिसीवेबल हमारा एसेट होता है और हम 2 लाख से अपना एसेट कम कर देंगे और इस अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली 2 लाख जाकर कम हो जाएगा। अब बात करते हैं अकाउंट पेएबल की। अकाउंट पेएबल वो लोग होते हैं जिनके हमने पैसे देने होते हैं, मतलब बिजनेस ने। आपने चीजें उधार पे खरीदी, शायद 2 लाख की खरीदी थी, तो आपने अपनी पेएबल लिस्ट में लिख दिया कि मैंने पे करने हैं। हम सोचेंगे कि हमने जो अकाउंट पेएबल लिखा हुआ है इसका मतलब है हमने पे करने हैं। अब उसमें से हमने 1,20,000 पे कर दिया तो ये हमारी लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो डेबिट होती है। जाहिर सी बात है, जब पैसे पे करेंगे तो लायबिलिटी तो वो नहीं रहेगी ना जो पहले थी। ओके जी, और कोई सवाल है तो आप बताएं। उसके बाद एक सवाल असद का है कि सर 15 मई है डिपॉजिटेड कैश इन बैंक अकाउंट, तो मनी इन बैंक होगा या मनी इन बैंक एसेट है और इंक्रीज हो रहा है? नहीं, सिर्फ बैंक लिखते हैं। पैसे बैंक में बढ़ रहे हैं तो बैंक डेबिट करी जाओ, कम हो रहे हैं तो बैंक क्रेडिट करी जाओ, क्योंकि बैंक एसेट है। पैसे बैंक में ऐड हो रहे हैं मतलब डिपॉजिट करवा रहे हो अपने अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट करते जाओ, और जैसे जैसे उसमें से पैसे कम होते जाएंगे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते जाओ। 11वीं ट्रांजैक्शन के बारे में एक शख्स ने पूछा था, तो मेरे भाई 11वीं ट्रांजैक्शन में ये था कि उसने गुड्स निकाल ली थी पर्सनल यूज के लिए, गुड्स। तो जब गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो अब खुद सोचें कि आपकी गुड्स कम हो जाएंगी स्टॉक के अंदर। ड्राइंग्स तो डेबिट ही डेबिट होना है, ड्राइंग्स ने तो डेबिट ही होना है, और क्रेडिट कैश नहीं होगा क्योंकि वो कैश नहीं निकाल रहा बल्कि गुड्स निकाल रहा है। तो गुड्स निकलेगी तो परचेज क्रेडिट, गुड्स निकलेंगी तो परचेज क्रेडिट, राइट। आज हमने कुछ नई चीजें सीखनी है, ठीक है। एक चीज, 2 चीजें हमने सीख ली। एक नरेशन कैसे लिखते हैं, जो तो बड़ा आसान सा काम था, और दूसरा हमने सीखा कि परचेज क्रेडिट कब करते हैं। आज हमने मजीद इसको आगे कंटिन्यू करना है, इसके अलावा भी चीजों को फर्दर भी देखना है। ओके की बात। चलें जी, आ जाए जरा। कुछ चीजें ऐसी हम देखते हैं कि जो 100% होती वही है। अब आ जाओ, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब एक बात याद रखें, सबसे पहली बात हम बात करते हैं कैपिटल। अब अलग अलग मैं एक एक चीज की बात कर रहा हूं। कैपिटल की, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा 99%। हमेशा का मतलब क्या होगा? 99%। डेबिट होगा आगे जाकर, फिर आप उस वक्त तक बड़े भी हो चुके होंगे। अभी आप जब भी कैपिटल की जिक्र होगा तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। फिर डेबिट किसे क्या होगा? अगर वो कैश से स्टार्ट करेगा बिजनेस तो कैश डेबिट, फर्नीचर से स्टार्ट करेगा तो फर्नीचर डेबिट, गाड़ी से स्टार्ट करेगा तो व्हीकल डेबिट। मतलब कैपिटल बजाते खुद क्रेडिट नेचर का है। सेल भी हम क्रेडिट की तो बात होगी कैपिटल की। अब अगली बात करते हैं कैपिटल को छोड़ के, अब मैं बात करने लगता हूं परचेज की। बात करता हूं परचेज की। अब परचेज 2 तरह से होता है। परचेज अगर हम गुड्स खरीदें तो परचेज डेबिट होता है, और गुड्स बेचे नहीं, बेचने के अलावा गुड्स निकलेगी तो परचेज क्रेडिट होता है। अब गुड्स जब गुड्स परचेज की जाती हैं, अगर गुड्स परचेज की जाएं तो जनाब एंट्री जरा ध्यान से देखें। या एंट्री होगी परचेज टू कैश। इसका मतलब भला क्या है कि आप कैश देकर गुड्स खरीद रहे हो। इसका मतलब क्या है? कैश देकर गुड्स खरीद रहे हो। या एंट्री पास होगी परचेजेस टू अकाउंट पेएबल। इसका क्या मतलब हुआ
कि आपने गुड्स खरीदी लेकिन पैसे नहीं पे किए, उधार पे खरीदी, या परचेज टू बैंक आएगा, आपने गुड्स खरीदी और पेमेंट चेक के जरिए कर दी, आपने गुड्स खरीदी और पेमेंट आपने किस फॉर्म में की, चेक की सूरत में, ताकि वो बैंक से पैसे ले जाएगा जाके। तो कहां से पैसे ले लेगा, बैंक से पैसे ले लेगा। यहां तक बात ओके है कि परचेज। अब अगली चीज सुने, अगली चीज सुने, अगली चीज है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होती, ये क्रेडिट होती ही नहीं है। अब अगर आप कैश ड्रॉ करोगे तो एंट्री पास हुआ करेगी हमारी ड्राइंग्स टू कैश। अगर हम कैश पर्सनल यूज के लिए विदड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग्स टू कैश, और अगर गुड्स निकालेंगे तो ड्राइंग्स टू परचेजेस। अगर गुड्स निकालेंगे तो ड्राइंग्स टू परचेजेस। और तीसरे नंबर पे कि अगर कोई और चीज, मतलब आप यानी बिजनेस के अंदर फर्नीचर पड़ा है, आप उसको घर ले गए, बिजनेस का फर्नीचर आप घर ले गए, तो ड्राइंग्स टू फर्नीचर आएगा। मतलब क्या, जब भी कोई चीज पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाली जाएगी, ड्राइंग्स डेबिट, वो चीज क्रेडिट। ड्राइंग्स डेबिट और वो चीज क्रेडिट। क्लियर होगी बात? चलें जी आगे चलते हैं। फिर सर परचेज वाला दोबारा बता दें सर। देखें ना, ये तो हमने ट्रांजैक्शन भी पढ़ी थी कि अगर सपोज दैट आपका जूतों का बिजनेस है, ठीक है, आपकी गुड्स जूते हैं और अब आपको जूतों की जरूरत है, मतलब पहनने के लिए और किसी पर्पस के लिए नहीं, अब आपको जूतों की जरूरत है, आपने अपने स्टॉक से जूते निकाल के पहनने शुरू कर दिए या घर में किसी को दे दिए, तो ड्राइंग्स की आपने, तो ड्राइंग्स डेबिट। और जब जूते खरीदे थे तब परचेज को डेबिट किया था, अब अपने यूज के लिए निकालने हैं तो परचेज ही क्रेडिट होगा। मतलब स्टॉक जब बढ़ेगा तो परचेज डेबिट, कम होगा तो परचेज क्रेडिट। स्टॉक जब बढ़ेगा तो परचेज डेबिट, कम होगा तो परचेज क्रेडिट, सिवाय सेल्स के, क्योंकि सेल्स में वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से कम नहीं हो रहा होता, बल्कि उसके अंदर प्रॉफिट भी होता है, उसके अंदर प्रॉफिट भी होता है। उसके बाद आ जाए कुछ ट्रांजैक्शन के ऊपर, जो आपको आज ट्रांजैक्शन जो नई सिखानी है, फिर उसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आपने करना है और हर हाल में करना है। एक ट्रांजैक्शन में अब बारी बारी इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन लिखने लगा हूं जी। ट्रांजैक्शन ये है कि ही परचेज्ड गुड्स रुपीज 40,000 from Mr. A. He purchased goods rupees 40,000 from Mr. A. 40,000 की चीजें खरीदी मिस्टर ए से। ये किसी जगह से ये नहीं पता चल रहा कि ये ऑन क्रेडिट पे हैं या ऑन कैश पे हैं, क्योंकि ना उसने क्रेडिट का वर्ड ना उसने डेबिट का वर्ड इस्तेमाल किया, ना उसने डेबिट का वर्ड और ना उसने क्रेडिट का वर्ड इस्तेमाल किया है। ओके होगी बात? तो अब जरा निशानियां देखें। अगर सारा क्लियर ना लिखा हो तो सुने, अगर नाम आ जाए, अगर नाम आ जाए या ऑन क्रेडिट आ जाए या ऑन अकाउंट आ जाए, इनमें से कोई भी नाम अगर आएगा, इनमें से कोई भी नाम आ जाएगा तो हम समझेंगे कि वो क्रेडिट पे है। नाम आ जाए
चाहे सेल में, चाहे परचेज में, चाहे किसी भी जगह, खरीदते वक्त या कोई चीज बेचते वक्त नाम लिखा हो क्लियर क्लियर, हाँ नाम के साथ अगर वो लिख दे ऑन कैश तो फिर तो वो कैश पे है। अगर नाम के साथ वो ये भी लिख दे ऑन कैश तो फिर तो सोचने की जरूरत नहीं है, फिर तो कैश ही है। लेकिन अगर नाम के साथ कुछ ना मेंशन हो तो क्रेडिट पे होगा। ऑन अकाउंट लिखा हो तब भी क्रेडिट पे होगा, ऑन क्रेडिट पे लिखा हो तब भी क्रेडिट होगा। तो कितने कितने लोगों ने ये बात सुनी कि अगर ऑन अकाउंट लिखा आ जाए, ऑन क्रेडिट लिखा आ जाए और नाम लिखा आ जाए तो हम इसको क्या समझेंगे? ऑन क्रेडिट। हम इसको क्या समझेंगे? ऑन क्रेडिट। बात क्लियर हुई या नहीं? अब इसकी हम एंट्री पास करेंगे, इसकी एंट्री वही बनेगी, परचेज गुड्स की है तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे। हमने गुड्स परचेज की हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, और मिस्टर ए को क्रेडिट कर देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे कि मिस्टर ए हमारा अकाउंट पेबल लगता है। मिस्टर ए आपका क्या लगता है? नाम आ जाए तो नाम लिख सकते हैं, नाम आ जाए तो नाम लिख सकते हैं जिससे भी चीजें खरीदे या बेचें। लेकिन अगर वो आपका क्रेडिटर है तो ब्रैकेट में क्रेडिटर या अकाउंट पेबल लिख दिया करो, और अगर वो आपका डेटर है तो अकाउंट रिसीवेबल लिखा करो। नाम आ जाए तो होती वो चीज क्रेडिट पे ही है। हम नाम के साथ सिर्फ नाम लिखना भी गलत नहीं है, लेकिन किसी पर्पस के लिए मैं दोनों लिखवा रहा हूं कि आपने दोनों लिखने हैं, नाम भी और अकाउंट पेबल भी। ओके, अब अगली बात जरा लिखें, अगली ट्रांजैक्शन लिखें कि सोल्ड एक्सक्यूज मी सर, जी। सर अगर क्वेश्चन में सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हुई हो और एक कैश हो तो हम उसे बैंक से लिखेंगे या फिर कैश? अगर उसने ये ना बताया हो कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हैं, तब कैश की है तो कैश की लिखेंगे, बैंक की है तो बैंक की लिखेंगे। अगर उसने ना बताया, ओके सर। कभी कभी वो ये बता देता है कि सारी ट्रांजैक्शन बैंक से हैं, चाहे लिखा हो कैश या ना लिखा हो, कभी कभी वो क्वेश्चन के अंदर कह देता है, तब सारा बैंक होता है। He sold goods ओके to Mr. Chiku for rupees 100,000। चीजें चीकू को सेल की हैं 1 लाख की। ये चीजें उधार पे सेल की हैं या कैश पे सेल की हैं? ये चीजें क्रेडिट पे हैं या कैश पे हैं? अगर सेल या परचेज के अंदर नाम आ जाए तो वो हमेशा क्रेडिट पे समझी जाएंगी, अनटिल एंड अनलेस के लिखा भी हो साथ, ना लिख कि वो लिखता है कि चीकू से कैश पे बेची है तो तब तो उसने बता दिया। लेकिन अगर साइलेंट है तो नाम आ जाएगा तो अब सेल तो हमेशा क्रेडिट होती है, सेल क्रेडिट करेंगे तो मिस्टर चीकू डेबिट हो जाएगा। मिस्टर चीकू आपका लगता क्या है भला? आपका अकाउंट रिसीवेबल लगता है। लो जनाब, 1 लाख से इसकी एंट्री पास हो जाए। ओके होगी बात? अब अगली ट्रांजैक्शन लिखें। अगली ट्रांजैक्शन है जनाब गुड्स गिवन एज सैंपल। गुड्स गिवन एज सैंपल। आपने चीजें अपने कस्टमर को सैंपल के तौर पे दी, तो परचेजेस यहां पर डेब गुड्स जा रही हैं या आ रही हैं? अगर गुड्स बगैर सेल के जाती हैं तो हम परचेज को क्रेडिट करेंगे और सैंपल को डेबिट कर देंगे। सैंपल हमारा एक्सपेंस है, आप सैंपल की जगह एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हो। सैंपल की जगह एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो, आगे अमाउंट भी लिख देते हैं 5,000। ओके होगी बात जनाब? कोई भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नाम आ जाता है, कोई मसला ही। जी बोले, कौन बोल रहा है? एक्सक्यूज मी सर,
जी जी सर ये परचेज क्यों लिखा है यहाँ पे? मैंने आपको पहले इतनी देर में तकरीर की थी कि जब भी गुड्स हम खरीदते हैं तो डेबिट किसको करते हैं? जब गुड्स खरीदते हैं परचेज को, और जब हमारी गुड्स स्टॉक से जा रही होंगी, आउट होंगी विद सेल के अलावा, तो तब भी परचेज क्रेडिट होगा। गुड्स आती हैं तो परचेज डेबिट, और गुड्स निकलेंगी तो परचेज क्रेडिट। यानी जिस जगह आपको लगता है ना गुड्स लिखना चाहिए वहां परचेज वहां पर आपको लगता है। लेकिन सर अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे परचेज और सेल का जिक्र भी नहीं हुआ। तो सैंपल के तौर पर चीजें दी है ना, तो आपकी गुड्स कम हुई या नहीं स्टॉक के अंदर? आपकी गुड्स सर कम इस तरह तो फिर गुड्स एसिड थी ना, हमारा गुड्स एसिड नहीं गुड्स थी। हमारी गुड्स हमारा एसेट नहीं होता, और अगर उसको एसेट कंसीडर भी करो ना तो तब भी एसेट कम ही हो रहा है, और एसेट भी कम करोगे यस तो सर। क्रेडिट, और अगर उसको एक्सपेंस समझ के करोगे नहीं, तब भी कम। मैं ठीक वो है, यानी कि उसको कंसेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ ना, इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं है। ओके जनाब, नेक्स्ट चलते हैं। और यस सर, ये थैंक बात मैंने बता दी ना कि मेरे भाई जब भी आप लोगों ने गुड्स खरीदनी है तो परचेज को डेबिट, और जैसे ही गुड्स की सेल के अलावा किसी भी सूरत में आपको लगे ना कि आपके स्टॉक से आउट हो रही हैं, तो वो आपने परचेज को क्रेडिट करना है। अब अगली इसी चीज की एक एंट्री पास कर लेते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं ये किस रजिस्टर में हम लिखेंगे? रात को भी मुझे बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। का अपना होता है रजिस्टर, अपना अकाउंट होता है, अकाउंट रिसीवेबल का अपना होता है। अच्छा ठीक है सर, मतलब कि एज इट इज लिख देंगे हम के डेटर्स अकाउंट क्रेडिट या डेबिट व्हाटसएवर, मतलब कि हम नाम लिखें। ठीक हो गया सर। चलें जी, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चीजें आपकी चोरी हो गई हैं, मतलब आपका स्टॉक थोड़ा सा चोरी हो गया है। तो पहले तो ये बताओ कि आपका जो स्टॉक चोरी हुआ है उससे आपका स्टॉक कम हुआ या ज्यादा? आपकी गुड्स कम हुई या ज्यादा? ऑब्वियसली कम हुई, क्योंकि स्टॉक से चीजें ले गया ना, वो रखने थोड़ी आया था। तो हमारा स्टॉक कम हो रहा है, मतलब हम परचेज क्रेडिट करेंगे, और चीजें चोरी हो जाएं या चीजों को आग लग जाए या कुछ इस तरह के हिसाब किताब हो जाए तो इसको लिखा जाता है एबनॉर्मल लॉस। इस एक्सपेंस का नाम क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस। इस एक्सपेंस का नाम क्या होता है? एबनॉर्मल लॉस, और परचेज क्रेडिट हो जाएगा। परचेज हमारा क्रेडिट हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस डेबिट हो जाएगा 1000 से। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन बेहतर यही है कि आप आग लग जाए या चोरी हो जाए तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? परचेज को क्रेडिट करना है और एबनॉर्मल लॉस को डेबिट करना है। डन होगी बात? चलें मेरे भाई, आज के लिए इतना काफी है, और कल मैंने आपको कंपाउंड एंट्री सिखानी है। कल इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज का लास्ट लेक्चर होगा। कल के दिन जर्नल एंट्रीज का हमारा लास्ट लेक्चर होगा।